अपनी क्लास में अभी जानकारी चल रही है मुगल आक्रमण की। तो मुगल आक्रमण में हम राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक महाराणा प्रताप के बारे में भी जान रहे हैं। महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमने पिछली कक्षा में जानी है। जितना हमने जाना उससे आगे आज हम अपने इस क्लास में जानते हैं। तो महाराणा प्रताप से संबंधित बातों पर आप गौर करें, यहाँ से भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आज हम महाराणा प्रताप से संबंधित आगे की जानकारी को देखेंगे। तो इस टॉपिक में आज का जो अपना मुख्य टॉपिक है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो महाराणा प्रताप से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी थी वो हमने पिछली कक्षा में ले ली है। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो अपना अगला टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट जानकारी। तो आप ध्यान दें, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो युद्ध हुआ 18 जून 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। यह युद्ध मुगल सेना और हिंदू सेना के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। अब इस युद्ध में जो लड़ने वाले थे वो मुख्य कौन कौन थे, तो वो आप देखो। ये युद्ध हुआ मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का शासक था उसके बीच, और दूसरी तरफ का मानसिंह आमेर का शासक था, और ये भी एक राजपूत शासक ही था। ये लड़ रहा था अकबर की तरफ से लड़ रहा था इस युद्ध में। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो मुख्य रूप से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर मुगल शासक था जो दिल्ली का बादशाह था, संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था। तो बहुत सारे हिंदू राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा हिंदू राजपूत राजा था जिसने अकबर की शक्ति से प्रभावित नहीं होकर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा प्रताप ने, तो फिर अंत में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया, और फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करना चाहता था, उसके संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। इसीलिए ये हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। अब इस युद्ध में स्वयं अकबर नहीं आया था लड़ने के लिए। यह युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में हुआ है। हल्दी घाटी का जो मैदान है वो आधुनिक समय में राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद जिला है, इस जिले में हल्दी घाटी का मैदान है। इस हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में स्वयं अकबर नहीं आया था। अकबर अपनी मुगल सेना का सेनापति मानसिंह को बनाकर भेजा था। तो यह युद्ध हम महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में भी कह सकते हैं, क्योंकि अकबर स्वयं तो आया नहीं था। अकबर ने अपनी सेना का सेनापति मानसिंह को बनाकर इस युद्ध में भेजा था। मानसिंह कौन था? मानसिंह राजस्थान में एक रियासत थी, आमेर रियासत, जो अपने जयपुर में ही थी। तो इस आमेर का कछवाहा वंश का राजा था मानसिंह। इस मानसिंह की सैन्य कुशलता को देखकर ही अकबर ने इसे अपनी सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त किया और महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध में भेजा। अब हम एक बार बात करते हैं इस युद्ध के कारणों की। तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, इसका मुख्य एक ही कारण था जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वो कारण ये था
कि अकबर साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। वो संपूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने भारत के लगभग सभी शासकों को अपने अधीन कर लिया था, कुछ को शांति प्रस्ताव से तो कुछ को युद्ध में हराकर। इसी प्रकार की नीति उसने राजस्थान के राजपूत राजाओं के प्रति भी अपनाई। तो राजस्थान के भी बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अकबर की शक्ति से प्रभावित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन एक तो मारवाड़ के शासक चंद्रसेन और एक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, ये दो ही ऐसे राजपूत राजा थे राजस्थान के जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में जान रहे हैं। तो मुख्य कारण हमारे सामने यही आ रहा है कि अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करना चाहता था, मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी अपनी मातृभूमि को मुगलों के अधीन नहीं होने दिया, मुगलों को नहीं सौंपा। इस बात से अकबर नाराज था और अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए ही ये युद्ध लड़ा था, यानी मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ा था। तो ये इस युद्ध का सबसे प्रमुख कारण है। अब शुरुआत में अकबर ने महाराणा प्रताप के पास शांति प्रस्ताव भी भेजे थे। अकबर ने डायरेक्ट ही महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया। शुरू में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, उसको अपने अधीन करने के लिए पहले शांति का मार्ग चुना अकबर ने। तो 4 साल तक, यानी 1572 से लेकर 1576 तक 4 साल तक अकबर ने शांति के द्वारा ही महाराणा प्रताप को अधीन करने का प्रयास किया। 4 साल में अकबर ने 4 बार महाराणा प्रताप के पास शांति प्रस्ताव भेजे थे। पहला प्रस्ताव जलाल खां कोची, दूसरा प्रस्ताव मानसिंह के साथ, तीसरा प्रस्ताव भगवान दास और अंतिम प्रस्ताव टोडरमल के साथ भेजा गया था। लेकिन महाराणा प्रताप एक स्वतंत्रता प्रेमी शासक था। वो किसी भी स्थिति में अपनी मातृभूमि को मुगलों के अधीन नहीं होने देना चाहता था। इसलिए महाराणा प्रताप ने चारों शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अंततः हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ हम युद्ध के बारे में जानते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया उसके कारण आप जान चुके हैं। अब इस युद्ध से संबंधित बातें हम आगे देखते हैं। तो हम सेना के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन था, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे और कितनी बड़ी थी, और इधर मुगल सेना की कैसी स्थिति थी। तो देखो, सबसे पहले महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो राजपूत सेना थी। इस सेना में बहुत सारे भील सैनिक भी थे। महाराणा प्रताप ने जब अकबर के चारों शांति प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, तब महाराणा प्रताप को भी ये पता था कि युद्ध निश्चित है, युद्ध जरूर होगा। तो महाराणा प्रताप ने अपने कूटनीतिक चतुराई से मेवाड़ के आसपास के जंगलों में रहने वाले जो भील थे उनको प्रशिक्षण देकर सैनिक के रूप में तैयार किया और उन बहादुर भीलों को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया था। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना की स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। तो महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत सैनिक थे, यानी राजपूत सेना थे, बहुत सारे भील सैनिक भी थे। अब उसकी सेना में जो प्रमुख थे वो हम देखते हैं। तो सबसे प्रमुखों में महाराणा प्रताप की शासक महाराणा प्रताप था ही। महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था, सेनापति वो था हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था हकीम खां सूरी, और ये हरावल दस्ता इसका भी प्रमुख था। हरावल दस्ते का प्रमुख हकीम खां सूरी मुस्लिम था, और इस मुस्लिम ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध किया था। तो हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति भी था, और उसकी सेना का जो हरावल दस्ता था उस हरावल दस्ते का भी प्रमुख था। अब ये हरावल दस्ता क्या होता है, एक बार इसके बारे में हम देखते हैं।
तो देखो सेना जो होती थी उस समय सेना के दो भाग हुआ करते थे। एक तो सेना का आगे का भाग जो मुख्य भाग कहलाता था, मुख्य भाग, और एक सेना का पिछला भाग जो थोड़ा कमजोर कहलाता था। तो ये जो मुख्य भाग था, मुख्य भाग आगे का भाग होता था। इस भाग का नाम था हरावल दस्ता। सेना का जो आगे का मुख्य भाग होता था उस भाग को हरावल दस्ता कहते थे, और पीछे का जो भाग होता था, पीछे का भाग, उसका नाम होता था चंदावल दस्ता। इस प्रकार से होती थी उस समय सेना। तो उस समय सेना के दो भाग हुआ करते थे। जो मुख्य भाग होता था उसको हरावल दस्ता कहते थे, और जो पिछला भाग होता था उसको चंदावल दस्ता कहते थे। वैसे दोनों ही भाग मुख्य थे, क्योंकि युद्ध में दोनों ही भाग और सारे सैनिक मुख्य होते हैं जब युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन युद्ध की शुरुआत में लड़ाई ज्यादा भयंकर होती है, क्योंकि शुरुआत में सभी सैनिकों में जोश होता है। तो उस समय जो मुकाबला करता है वो हरावल दस्ता करता है, इसलिए हरावल दस्ते को थोड़ा ज्यादा स्थान मिला हुआ है। हरावल दस्ते के सैनिकों का पद थोड़ा ज्यादा ऊंचा माना जाता था। तो हरावल दस्ता मुख्य दस्ता कहलाता था और पिछला दस्ता चंदावल दस्ता कहलाता था। तो महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल दस्ता था उसका प्रमुख भी कौन था? हकीम खां सूरी था। इन दोनों में से हरावल दस्ता ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। तो उसका प्रमुख भी हकीम खां सूरी ही था, और ये महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति भी था। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक था झाला बीदा। झाला बीदा नाम का एक प्रसिद्ध सैनिक और था। इसकी सेना में महाराणा प्रताप की सेना किस प्रकार की थी, उसमें प्रमुख योद्धा कौन कौन थे, उनके बारे में एक बार हम चर्चा कर रहे हैं। तो हकीम खां सूरी को हमने जान लिया। अब जानो आप झाला बीदा के बारे में। झाला बीदा कौन था? छोटी सादड़ी नाम का स्थान है राजस्थान में, प्रतापगढ़ में। इस छोटी सादड़ी का एक सामंत था, ये छोटी सादड़ी का सामंत था, और इसका सेना में जो पद था वो था चंदावल दस्ता, चंदावल दस्ते का प्रमुख। झाला बीदा महाराणा प्रताप की सेना में जो चंदावल दस्ता था उसका प्रमुख था, छोटी सादड़ी का सामंत था। इसके अलावा महाराणा प्रताप की सेना में और भी बहुत सारे बहादुर राजपूत सरदार थे, जिनमें हम बात करते हैं। एक था राम शाह, अन्यों में हम जानेंगे राम शाह। राम शाह ग्वालियर का शासक था, ग्वालियर का शासक था। इसके अलावा एक था गोपीचंद। प्रमुख को जान रहे हैं हम। प्रमुख जो राजपूत सैनिक या योद्धा थे इसकी सेना में, राम शाह था, ग्वालियर का शासक था, गोपीचंद था। इसके अलावा शंकर दास था, जगन्नाथ कछवाहा था, भीम सिंह था, भामा शाह था, ताराचंद था। ये कुछ प्रमुख योद्धाओं के नाम हैं जो महाराणा प्रताप की सेना में थे। तो महाराणा प्रताप की सेना इस प्रकार की थी। यहाँ कुछ सारे सैनिकों के नाम नहीं लिए गए हैं, और भी बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन जो प्रमुख शासक, सामंत या राजपूत सरदार थे, जो प्रमुख योद्धा थे, उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। तो महाराणा प्रताप की सेना में स्वयं महाराणा प्रताप शासक
और उसकी सेना में जो प्रमुख प्रमुख योद्धा थे उनमें हकीम खां सूरी है, जो उसकी सेना का सेनापति था, हरावल दस्ते का प्रमुख था। इसके अलावा झाला बीदा था, जो छोटी सादड़ी का सामंत था, हरावल ये चंदावल दस्ते का प्रमुख था। एक राम शाह था जो ग्वालियर का सरदार था, गोपी चंद था, शंकर दास था, जगन्नाथ कछवाहा था, भीम सिंह था, भामा शाह था और ताराचंद व आदि अन्य बहुत सारे योद्धा थे। आदि बहुत सारे योद्धा महाराणा प्रताप की सेना में थे। महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो मुख्य रूप से राजपूतों और भील सैनिकों द्वारा एक सुसज्जित और मजबूत सेना थी। संख्या छोटी थी, यानी महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो संख्या के हिसाब से ज्यादा बड़ी नहीं थी, सैनिक कमी थे, लेकिन सब बड़े बड़े योद्धा और एक मजबूत सेना थी। दूसरी तरफ बात करें हम अकबर की सेना की, तो अकबर की सेना की स्थिति संख्या के हिसाब से देखा जाए तो महाराणा प्रताप से दुगनी थी। अकबर की जो मुगल सेना थी वो संख्या के हिसाब से महाराणा प्रताप से दुगनी थी, यानी महाराणा प्रताप की सेना से डबल सेना मुगल सेना थी। यानी मानसिंह जो सेना लेकर आया था मुगल सेना, वो महाराणा प्रताप की सेना से संख्या में बहुत ज्यादा थी। अब इस सेना के भी प्रमुख प्रमुख योद्धाओं को और प्रमुख प्रमुख सैनिकों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेना की जो संरचना थी वो इस प्रकार की थी कि ये सेना थी मुस्लिम मुगल सेना थी, मुस्लिम सेना, और इसमें राजपूत सैनिक भी थे। इस युद्ध में मानसिंह जो सेना लेकर आया वो सेना थी मुगल सेना। अब मुगल मुस्लिम थे, तो इस सेना ये सेना मुख्य रूप से मुस्लिम सेना थी, मुस्लिम सैनिक ही इसमें ज्यादा थे, लेकिन थोड़े ही कम, यानी मुस्लिम सैनिकों से थोड़े ही कम, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि आधे तो मुस्लिम सैनिक थे और आधे राजपूत सैनिक भी थे। इस मुगल सेना में बहुत सारे राजपूत सैनिक भी थे। राजपूत सैनिक कैसे थे? क्योंकि आप सबको पता है कि अकबर की अधीनता बहुत सारे राजपूत शासकों ने कर ली थी। तो जिन जिन राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उन राजपूत शासकों की सेना भी इस युद्ध में मानसिंह के साथ आई थी। तो उस राजपूत सेना में तो राजपूत सैनिक ही होंगे, तो बहुत सारे राजपूत सैनिक, यानी जिन शासकों ने, जिन राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उनके राजपूत सैनिक भी इस सेना में मुगल सेना के साथ आए थे। तो मानसिंह की जो सेना थी उसमें मुस्लिम सेना और राजपूत सैनिक थे। जितने मुस्लिम सैनिक थे उतने ही राजपूत सैनिक, कोई थोड़ा बहुत ही अंतर होगा। अब प्रमुख प्रमुख जो योद्धा थे वो कौन थे वो आप देखें। तो मानसिंह मुख्य सेनापति था ही, इस सेना का मुख्य सेनापति इस सेना का मुख्य सेनापति मानसिंह था ही। अब पूरे मुगल काल में ये पहला अवसर था जब मुगल इतनी बड़ी मुगल सेना का सेनापति एक हिंदू को बनाया गया था। संपूर्ण भारत के इतिहास में पहला अवसर था जब मुस्लिम बहुत बड़ी मुस्लिम सेना थी, इतनी बड़ी मुस्लिम सेना का सेनापति एक राजपूत को, यानी एक हिंदू को बनाया गया था। अब जब मानसिंह को इस सेना का सेनापति बनाया गया तो बहुत सारे मुस्लिम सरदारों ने इस बात का विरोध भी किया था। बहुत सारे मुस्लिम सैनिकों ने यह कहकर विरोध किया कि ये हिंदू है और हिंदू के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे साथ विश्वासघात करे और हमें हार का सामना करना पड़े। तो एक हिंदू के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना सही बात नहीं है। लेकिन अकबर ने उन विरोधों को नजरअंदाज किया, उसको मानसिंह पर विश्वास था और उसने मानसिंह के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली और उसी को सेनापति बनाया। इस बात से बहुत सारे शासकों ने या बहुत सारे मुस्लिम सैनिकों ने विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी मुख्य सेनापति इसी को बनाया गया। उसके बाद में जो दूसरा सेनापति था, दूसरा सेनापति वो था आसफ खां।
मानसिंह की जो सेना है, इसकी सेना में जो प्रमुख प्रमुख थे उनके नाम हम देखते हैं। मुख्य सेनापति मानसिंह हो गया, उसके बाद दूसरा सेनापति था आजम खान। अभी आजम खान इनकी सेना में भी हरावल दस्ता था। तो आजम खान मानसिंह की सेना है, मुगल सेना का दूसरा सेनापति था। इसके अलावा ये इस मुगल सेना का जो हरावल दस्ता था, हरावल दस्ता, इस दस्ते का भी प्रमुख था। मुगल सेना में जो हरावल दस्ता था, यानी मुख्य दस्ता, मुख्य भाग, सेना का जो मुख्य भाग या जो आगे का भाग होता था उसे हरावल दस्ता कहते थे। इसका प्रमुख भी आजम खां था। तो यानी कि मुगल सेना में सबसे मेन मानसिंह, उसके बाद में आजम खां था। इसके अलावा एक योद्धा है मिहत्तर खां। मिहत्तर खां, ये मिहत्तर खां चंदावल दस्ते का प्रमुख था। चंदावल दस्ते का प्रमुख, चंदावल दस्ते का प्रमुख। मुगल सेना में चंदावल दस्ते का प्रमुख मिहत्तर खां था। इसके अलावा एक योद्धा और था जिसका नाम था बदायूनी। बदायूनी, बदायूनी एक मुस्लिम सैनिक भी था और एक कवि भी था। तो मुस्लिम शासकों की एक खास बात ये रही है कि मुस्लिम शासक खुद तो युद्ध में आते नहीं थे, तो उस युद्ध का आंखों देखा विवरण लिखने के लिए कवि को भी युद्ध में जरूर भेजते थे। कवि को ऐसे कोई भेजा जाता था जो स्वयं सैनिक भी हो। तो बदायूनी एक ऐसा ही व्यक्ति था। बदायूनी एक मुस्लिम सैनिक भी था और एक कवि भी था। तो अकबर ने इस प्रसिद्ध युद्ध का आंखों देखा विवरण जानने के लिए बदायूनी को भेजा कि तुम स्वयं ये युद्ध लड़ना और इस युद्ध में जो जो हो बाद में उसको लिखना। तो उस युद्ध में कैसा क्या हुआ उसके लिए एक कवि भी भेजा गया था। तो बदायूनी अकबर की तरफ से भेजा गया एक कवि और मुस्लिम सैनिक था। इसी बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा विवरण लिखा है अपनी पुस्तक में। तो ये भी आप ध्यान रखना, बदायूनी युद्ध के समय तो ये लड़ता था और जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद में इसने युद्ध में जो जो देखा, जो जो घटनाएं हुई उसका विवरण इसने किया था। तो ये प्रमुख व्यक्ति इस मुगल सेना में थे और बहुत सारे मुस्लिम सैनिक, मुस्लिम सरदार और बहुत सारे राजपूत सैनिक भी इस मुगल सेना में थे। तो मुगल सेना का मुख्य सेनापति मानसिंह था जो आमेर का शासक था, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। यही मुगल सेना का प्रमुख बनाकर अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया था। उसके बाद जो दूसरा सेनापति था हरावल दस्ते का प्रमुख वो आजम खां था और चंदावल दस्ते का प्रमुख मिहत्तर खां था। इसके अलावा बदायूनी कवि और मुस्लिम सैनिक था। तो इस युद्ध के ये प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये दोनों पक्षों की सेना थी। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो संख्या के हिसाब से मुगल सेना प्रताप की सेना से काफी बड़ी थी। हम दुगना अंतर मान सकते हैं कि प्रताप की सेना से दुगनी सेना थी मुगल सेना। तो संख्या के हिसाब से मानसिंह की स्थिति थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी, मुगल सेना थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। अब इस युद्ध में जो प्रमुख अन्य थे प्रमुख जानकारियां वो भी हम देखते हैं। तो देखो इस युद्ध की प्रमुख जानकारियों में यही है कि जब ये युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध निश्चित हो गया, अकबर को लग गया कि अब तो युद्ध होगा ही। तो अकबर ने निश्चय किया कि राजस्थान में ही मेवाड़ के पास के क्षेत्र में जाकर युद्ध की योजना बनाई जाए। तो जब युद्ध निश्चित हो गया तो अकबर स्वयं अपनी सेना और अपने प्रमुख सैनिक योद्धाओं को लेकर पहुंच गया राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में पहुंच गया वो अकबर स्वयं अपने सैनिक और अपने योद्धाओं को लेकर अजमेर स्थान पर पहुंच गया मार्च 1576 में। मार्च 1576 में अकबर स्वयं अजमेर में पहुंच गया क्योंकि दिल्ली में रहकर वो इस युद्ध की योजना नहीं बनाना चाहता था। अकबर का मानना यह था कि
मेवाड़ के पास के ही किसी क्षेत्र में जाकर इस युद्ध की योजना बनाई जाए। तो इस युद्ध की योजना बनाने के लिए अकबर अपने सैनिकों के साथ, अपनी सेना के साथ अजमेर में पहुंच गया। मार्च 1576 को अजमेर में तारागढ़ का दुर्ग है, उसमें बैठकर अकबर ने इस युद्ध की योजना बनाई। और यहाँ अजमेर में ही इस युद्ध का जो मुख्य सेनापति था वो मानसिंह को बनाया गया था। यानी मुगल सेना का जो मुख्य सेनापति मानसिंह को नियुक्त किया गया वो अजमेर में ही किया गया था। तो मानसिंह को सेनापति बना दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद अकबर सारी जिम्मेदारी और संपूर्ण उत्तरदायित्व मानसिंह पर डालकर स्वयं वापस दिल्ली लौट गया और मानसिंह को कह दिया कि अब तुम अपने हिसाब से इस युद्ध को कैसे भी करके जीत के आना है। मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था, अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस युद्ध में किसी भी हालत में या तो महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाना है या वो मरना चाहिए। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इस बात से अकबर काफी क्रोधित था। तो अकबर ने मानसिंह को यही कहा कि या तो महाराणा प्रताप इस युद्ध में मारा जाए या फिर वो बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित किया जाए। ऐसा कहकर ही मानसिंह को इस युद्ध में भेजा गया। मानसिंह बड़ी मुगल सेना को लेकर अजमेर से रवाना हो गया। अजमेर से रवाना होकर मानसिंह पहुंच गया मांडलगढ़ में। मांडलगढ़, अजमेर से मुगल सेना लेकर मानसिंह पहुंच गया मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में 2 माह तक रुका यहीं पर। मानसिंह मुगल सेना के साथ मांडलगढ़ में पहुंच गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। यहाँ पर 2 माह तक मुगल सेना ने अपना पड़ाव डाला और यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां थी और जो युद्ध की जो अन्य तैयारियां थी वो मानसिंह ने यहाँ रहकर की। इधर महाराणा प्रताप को भी खबर लग गई थी कि मुगल सेना उसके विरुद्ध आ चुकी है और उसका सेनापति मानसिंह बन के आ रहा है। तो उधर महाराणा प्रताप भी अपनी तैयारियां करने लग गया था, अपने सारे सैन्य और अपने योद्धाओं को एकजुट करने लग गया था। मांडल के बाद में मानसिंह 2 माह युद्ध की तैयारी करने के बाद में आगे पहुंचा और अब की बार उस स्थान पर पहुंचा खमनोर में। खमनोर में पहुंच गया। खमनोर राजसमंद में है। तो राजसमंद का प्रसिद्ध स्थान है खमनोर। यहाँ खमनोर में मानसिंह पहुंच गया अपनी सेना के साथ और खमनोर में अपना पड़ाव डाल के युद्ध की तैयारी करने लग गया। अब वो इस मैदान के काफी पास में आ चुका था। हल्दी घाटी का मैदान भी राजसमंद में है और खमनोर स्थान भी राजसमंद में है। तो यहाँ पर खमनोर में मानसिंह अपनी मुगल सेना के साथ पड़ाव डाल के रहा और उधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को लेकर इस मैदान की तरफ आने लगा। अब जब दोनों सेनाएं ज्यादा दूर नहीं थी, कुछ 1 किलोमीटर का ही अंतर था, तब महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे जिनमें प्रमुख है ग्वालियर का शासक रामशाह है। ग्वालियर के शासक रामशाह ने और अन्य अनुभवी राजपूत सैनिकों ने महाराणा प्रताप को सुझाव दिया कि हमें ये युद्ध मैदानी क्षेत्र में नहीं लड़ना चाहिए। महाराणा प्रताप की जो युद्ध की योजना थी वो इस प्रकार बनाई जा रही थी कि रामशाह और अन्य अनुभवी राजपूत सैनिकों ने महाराणा प्रताप से कहा कि हमें ये युद्ध मैदानी क्षेत्र में नहीं लड़ना चाहिए, हमें ये युद्ध पहाड़ी क्षेत्र में लड़ना चाहिए, क्योंकि मुगल सेना जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने में निपुण नहीं है। वो आज तक कोई भी युद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं लड़े हैं, तो वो पहाड़ी क्षेत्रों से अनजान है, पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ना उनको नहीं आता। तो हमें मुगल सेना को हराना है तो हमें पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करना चाहिए। लेकिन जो अन्य युवा वर्ग था, महाराणा प्रताप की सेना का जो अन्य युवा वर्ग था उसमें जोश था, उसने कहा कि हम मैदानी क्षेत्र में ही मैदानी क्षेत्र में ही मुगल सेना को परास्त कर देंगे। तो युवा वर्ग की बात मानकर अंत में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का जो मैदान है उस मैदानी क्षेत्र में ही युद्ध लड़ने का निश्चय किया। निश्चित हो गया स्थान की हल्दी घाटी के युद्ध में ही मुगल सेना का सामना किया जाएगा। अब दिन आया 18 जून का। 18 जून को प्रातः काल यानी सुबह के समय ही दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। एक तरफ मुगल सेना, एक तरफ राजपूतों की सेना। तो दोनों सेनाएं 18 जून को हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने हो गई और प्रातः काल ही
युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ तो दोनों सेनाओं के हरावल दस्ते टकराए और युद्ध बहुत भीषण हो गया। देखते देखते काफी भीषण युद्ध हो गया। अब इस युद्ध में कुछ प्रमुख जानवर भी थे जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो इस युद्ध में मानसिंह जिस हाथी पर बैठा था, इस युद्ध में मानसिंह जिस हाथी पर बैठा था उस हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना नाम का हाथी था। इस हाथी पर मानसिंह बैठा हुआ था। तो उस समय हाथी घोड़ों को भी युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षित ट्रेंड किया जाता था। तो ये सब हाथी ये भी सैनिकों की तरह ही युद्ध लड़ते थे। तो मानसिंह मर्दाना नाम के हाथी पर सवार था। इधर महाराणा प्रताप जो था वो घोड़े पर सवार था और उसके घोड़े का नाम था, आप सबको पता है, चेतक। महाराणा प्रताप एक बहुत ही तेज तर्रार और मजबूत घोड़े पर सवार था जिसका नाम चेतक था। और इधर ये सेनापति मर्दाना नाम के हाथी पर सवार था। इसके अलावा महाराणा प्रताप का एक प्रसिद्ध हाथी और था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी था और इस हाथी का नाम राम प्रसाद था। इस हाथी ने भी बहुत सारे मुस्लिम सैनिकों को मारा था। तो इस हाथी का नाम भी बहुत उल्लेखनीय है। इस युद्ध के बाद में ये राम प्रसाद नाम का हाथी अकबर के हाथ लग गया, यानी मुगल सेना के हाथ लग गया। इसको बाद में दिल्ली ले जाया गया था और इस राम प्रसाद हाथी की बहादुरी को देखकर इसने बहुत सारे मुगल सैनिकों को मारा था। तो अकबर ने इस हाथी को अपने पास रख लिया था और इस हाथी का नाम इसने पीर प्रसाद रख दिया था। पहले इसका नाम राम प्रसाद था, लेकिन इस युद्ध के बाद ये हाथी मुगल सेना के हाथ लगा, इसको अकबर के पास ले जाया गया। अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। तो ये बातें भी आप इस युद्ध से संबंधित हैं, जो ध्यान रखें। 18 जून को युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में टकराव हुआ, दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई। इधर मानसिंह भी युद्ध के सेना के बीच में उपस्थित होकर सेना का नेतृत्व कर रहा था और इधर महाराणा प्रताप भी चेतक पर सवार होकर अपनी सेना के मध्य में खड़े होकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। राजपूत सैनिकों ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा। तो शुरुआत में यही देखा गया कि मुगल सेना तितर-बितर हो गई। मुगल सेना में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। मुगल सैनिक राजपूत सैनिकों के इस भीषण प्रहार को सहन नहीं कर पाए और थोड़ी ही देर में उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब आपको पता है कि महाराणा प्रताप की सेना में तो अधिकतर सैनिक राजपूत थे ही, इधर मुगल सेना में भी बहुत सारे सैनिक राजपूत थे। तो राजपूत सैनिकों का जो पहनावा था वो लगभग एक ही प्रकार का था। तो बदायूंनी को काम यही सौंपा गया था कि तुम आंखों देखा विवरण भी लिखना है बाद में, उस समय तो नहीं लिखना, उस समय तो युद्ध करना है, लेकिन सही ढंग से युद्ध को देखना और आंखों देखा विवरण लिखना। तो बदायूंनी ने जब राजपूत सैनिकों को लड़ते देखा तो बदायूंनी को पता ही नहीं रहा कि कौन सा तो मुगल सेना का राजपूत सैनिक है और कौन सा प्रताप की सेना का। तो बदायूंनी युद्ध छोड़कर ही बीच में आजम खां के पास चला गया और आजम खां को पूछा कि इसमें से हमारे राजपूत सैनिक तो कौन है, प्रताप के कौन से हैं। तो आजम खान ने कहा कि आप वो फर्क मत करो, आप तो केवल तीर चलाते रहो, कोई सा भी राजपूत मरे अपने को उससे क्या है, अपना तो इस्लाम धर्म का फायदा ही होगा, चाहे से अपने राजपूत मरे या उधर के, तो आप तो आंख बंद करके तीर चलाते रहो, राजपूतों का मरना तो इस्लाम धर्म के लिए अच्छा ही होगा। इस प्रकार की बात आजम खान ने कही। तो काफी भीषण युद्ध था, बहुत भयंकर प्रकार की लड़ाई हो रही थी। तो शुरुआत में महाराणा प्रताप के राजपूत सैनिकों के प्रहार से मुगल सेना में भगदड़ी मच गई और मुगल सेना भागने लग गई अपने प्राण बचाने के लिए। तभी मेहतर खां ने नेतृत्व संभाला और मुगल सेना जब वापस पीछे भाग रही थी बचने के लिए, तो मेहतर खां सेना के मध्य में गया और मेहतर खां ने घोषणा की। मेहतर खां चंदावल दस्ते का प्रमुख था। तो जब शुरुआत में ही, यानी शुरुआत के 2-3 घंटों में ही राजपूत सैनिकों ने ऐसा प्रहार किया कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई और मुगल सैनिक बचने के लिए भागने लग गई इधर उधर। तो मेहतर खां ने अपनी टूटती हुई सेना को देखा, मेहतर खां सेना के मध्य में गए और मेहतर खां ने घोषणा की अपने सैनिकों को रोकने के लिए। मेहतर खां ने कहा कि खुद
खुद बादशाह सलामत अकबर एक बड़ी सेना लेकर हमारी सहायता के लिए आ गए हैं, तो आप भागो मत। तो इस प्रकार की बात सुनकर, यानी अकबर स्वयं बड़ी सेना लेकर आ गए हैं, इस प्रकार की बात सुनकर मुगल सैनिकों में उत्साह आया, उनमें जोश आया और वो वापस से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो एक समय मुगल सेना इस युद्ध में प्राण बचाकर भागने लग गई थी। वो तो मिर्तर खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर वापस आ गया है, अकबर शाही सेना लेकर आ गया है। इस वजह से मुगल सेना रुक गई और वो जोश के साथ वापस लड़े। अब इधर इनकी संख्या ज्यादा थी, तो संख्या की दृष्टि से फिर धीरे धीरे राजपूत सैनिक भी थक चुके थे, तो संख्या कम होने की वजह से इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यानी ये थोड़े कमजोर पड़ते जा रहे थे। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर बिजली की गति से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, राजपूत सैनिकों का साथ दे रहे थे, मुगल सैनिकों में काफी ज्यादा भय बनाए हुए थे, मुगल सैनिकों को मार रहे थे। तो महाराणा प्रताप की नजर सीधी मानसिंह पर पड़ी और महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट मानसिंह को ही निशाना बनाया। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को थोड़ा सा इशारा किया, इशारा पाते ही चेतक सीधा मुगल सेना के मध्य में पहुंच गया और मानसिंह के सामने जाकर खड़ा हुआ। मानसिंह इस मर्दाना हाथी पर सवार था, ऊपर था, जबकि महाराणा प्रताप घोड़े पर था तो नीचे था, आमना सामना नहीं हो पाया। लेकिन महाराणा प्रताप की मनोभाव को जानकर चेतक ने तुरंत ही अपने आगे के पैर हाथी की सूंड पर टिका दिए, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप मानसिंह के बराबर में पहुंच गया। मानसिंह ने अपने भाले से महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह की तरफ प्रहार किया, लेकिन मानसिंह उस समय नीचा झुक गया, जिसकी वजह से मानसिंह के प्राण बच गए। लेकिन मानसिंह का जो महावत था, जो हाथी चलाने वाला था, वो मारा गया। इस प्रकार से अगर उस समय मानसिंह 1 सेकंड की भी देरी कर देता तो मानसिंह महाराणा प्रताप की भाले के प्रहार से उसी समय मारा जाता। मानसिंह तो बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। इधर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, इसको भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इस हाथी की जो सूंड थी उस पर कटारे और तलवारें लगी हुई थी। तो जब चेतक ने अपने दोनों पैर आगे टिकाए तो उस सूंड पर लगी हुई तलवारों से चेतक का आगे का एक पैर कट गया, जिससे चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन फिर भी चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सेना से बाहर निकाला और वापस अपनी सेना की तरफ लेकर आया। चेतक बुरी तरह से घायल था, लेकिन फिर भी उसने अनुभव नहीं होने दिया कि वो घायल है और वो बिल्कुल पहले की तरह ही तेज गति से युद्ध लड़ रहा था। महाराणा प्रताप भी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। इस बात की खबर जब झालावाड़ को लगी कि महाराणा प्रताप घायल हो गए हैं, उनका घोड़ा भी थोड़ी ही देर का है, उसके बाद में मृत्यु हो जाएगी, तो महाराणा प्रताप के प्राणों को संकट में देखकर झालावाड़ सामने आए। झालावाड़ ने कुछ सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और महाराणा प्रताप जब युद्ध से बाहर निकाल दिए गए या युद्ध से बाहर हो गए, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, तब झालावाड़ ने महाराणा प्रताप का शस्त्र धारण किया। यानी महाराणा प्रताप के जो शस्त्र थे, जो राज चिन्ह था, वो महाराणा प्रताप के युद्ध से जाने के बाद में झालावाड़ ने ही धारण किए थे, ताकि राजपूत सैनिकों को यह आभास होता रहे कि महाराणा प्रताप भी युद्ध में ही मौजूद हैं। तो महाराणा प्रताप के बाद में उसके शस्त्र और राज चिन्ह झालावाड़ ने ही धारण किए थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। युद्ध से बाहर आने का कारण केवल अपने घोड़े के घायल होना ही था। महाराणा प्रताप खुद के घायल होने का कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन उसका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक घायल हो गया। इस वजह से न चाहते हुए भी महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर आना पड़ा। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। उस स्थान का नाम था बलीचा नाम के स्थान पर पहुंचे। इस बलीचा नाम के स्थान पर चेतक का पैर कट चुका था, तो उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से इस बलीचा नाम के स्थान पर चेतक की मृत्यु हो गई। और इस बलीचा नाम के स्थान पर ही चेतक की स्मृति में एक चबूतरा बना हुआ है। तो आज भी वो चबूतरा है जिसे चेतक की समाधि कहा जाता है, जो बलीचा नाम के स्थान पर है। तो बाद में प्रताप तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच ही गए। उनके जो प्रमुख थे वो ही सब युद्ध लड़ रहे थे। तो
लगभग दोपहर का समय आते आते राजपूत सेना या प्रताप की जो सेना थी उसकी स्थिति कमजोर हो गई। तब राजपूत सरदारों ने निश्चय किया कि अब युद्ध को पहाड़ों की तरफ मोड़ा जाए। मैदानी क्षेत्र में अगर ज्यादा देर युद्ध करेंगे तो हम हार सकते हैं, क्योंकि उनकी सेना बड़ी थी और हमारी सेना छोटी है। तो फिर राजपूत सरदारों ने दोपहर के समय युद्ध को पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया, यानी सभी राजपूत सैनिक हल्दी घाटी के मैदान को छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए और पहाड़ों में युद्ध करने का निश्चय किया। तो जो रामशाह ने शुरू में बात कही थी कि पहाड़ों में युद्ध किया जाए, उसको दोपहर में अपनाया गया। शुरू में अपनाया जाता तो शायद नुकसान नहीं होता। तो बाद में दोपहर के समय राजपूत सेना ने पहाड़ों की तरफ अपने युद्ध को मोड़ दिया, वो पहाड़ों की तरफ चले गए। अब मुगल सेना ने राजपूत सैनिकों का पीछा नहीं किया। जब राजपूत सैनिक पूर्ण रूप से पहाड़ों में चले गए, वहां से युद्ध करने के लिए कहा, तो मुगल सेना पहाड़ों में नहीं गई। मुगल सेना ने पहाड़ों में जाने से मना कर दिया। मुगल सेना ने राजपूत सेना का पीछा नहीं किया। अब यहाँ पर बदायूनी लिखते हैं कि मुगल सेना ने राजपूत सेना का पीछा क्यों नहीं किया, वो पहाड़ों में जाकर राजपूत सेना से क्यों नहीं लड़ी। जब राजपूत सेना मैदान छोड़कर पहाड़ों में चली गई युद्ध करने के लिए, तो राजपूत सेना मुगल सेना ने उनका पीछा नहीं किया, वो पहाड़ों में नहीं गए। तो इसके पीछे बदायूनी 3 कारण बताते हैं। बदायूनी ने कहा कि मुगल सेना राजपूत सेना के पीछे नहीं गई, इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उस समय जून का महीना था और बहुत भयंकर प्रकार की गर्मी पड़ रही थी, दोपहर का समय था, जिससे मुगल सैनिक बुरी तरह से विचलित हो चुके थे। तेज धूप को वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जो क्षमता थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो उस तेज धूप की वजह से भी वो पहाड़ों में नहीं गए। दूसरी बात जो बताई, दूसरा कारण जो बताया, वो बताया मुस्लिम सैनिकों की थकान। दोपहर तक लड़ते लड़ते मुस्लिम सैनिकों में काफी ज्यादा थकान भी हो चुकी थी। इस थकान की वजह से भी उन्होंने राजपूत सेना का पीछा नहीं किया। और तीसरा कारण जो बताया, वो कारण बताया ने बताया कि मुगल सैनिकों में डर भी था। मुगल सैनिकों को पहाड़ों में लड़ने का अनुभव नहीं था। जब राजपूत सैनिक पहाड़ों में चल गए तो मुगल सैनिकों को डर था कि राजपूत सैनिक छिपकर या पहाड़ों में लड़ने में निपुण है, तो वहां पर वो राजपूत सैनिकों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला और जो मुगल सैनिक थे वो इस खतरे को भांपकर पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए नहीं गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में मुगल सेना को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, या ये कह सकते हैं कि मुगल सेना को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस युद्ध में जो मानसिंह जिस उद्देश्य के साथ इस युद्ध को लड़ने के लिए आया था, वो उद्देश्य किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं हुआ। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि मुगल सेना से थोड़ा प्रभावित होकर ही राजपूत सेना पहाड़ों में गई थी, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो हार गए थे। पहाड़ों में जाकर यदि मुगल सेना उनका सामना करती तो शायद मुगल सेना की हार निश्चित थी, क्योंकि राजपूत सैनिक पहाड़ों में लड़ने में निपुण थे, जबकि मुगल इस बात से परिचित नहीं थे। तो इस बात को जानकर ही मुगल सैनिक पहाड़ों में नहीं गए और वापस निराश होकर मानसिंह अपनी सेना को लेकर दिल्ली की तरफ वापस लौट गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप हर दृष्टि से विजयी माना गया। एक तो उसकी सेना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, मुगल सेना और राजपूत सेना के बीच में जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में प्रताप की सेना संख्या में काफी छोटी थी, फिर भी वो पूर्ण रूप से मुगल सेना से समाप्त नहीं हुई थी। तो अभी भी महाराणा प्रताप की बहुत सारी सेना थी जो पहाड़ों में मुगलों को चुनौती दे रही थी, लेकिन मुगल नहीं गए। तो एक तो प्रताप की सेना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, दूसरा मैन जो उद्देश्य था इस युद्ध को लड़ने का, मानसिंह का जो मैन दायित्व था वो था कि महाराणा प्रताप को मारना या उसको बंदी बनाना। इस दोनों ही कार्यों में मानसिंह और आजम खां असफल हुए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ना तो प्रताप मरा ना ही वो बंदी बना। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप ही इस युद्ध में हर दृष्टि से विजयी माना गया है।
इतनी बड़ी सेना होने के बाद, इतने साजो सामान और हथियारों से सुसज्जित मुगल सेना होने के बाद भी वो राजपूत सैनिकों को नहीं हरा पाए, महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए और निराश होकर वापस दिल्ली लौट गए। इससे ही इस युद्ध के परिणाम हमारे सामने हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही जीत हुई थी। जब आजम खां और मान सिंह निराश होकर दिल्ली अकबर के सामने पहुंचे तो अकबर इस बात से काफी क्रोधित हुआ, क्योंकि अकबर का जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हुआ। तो अकबर ने काफी ज्यादा नाराज होकर, क्रोधित होकर मान सिंह और आजम खां की ड्योढ़ी बंद कर दी। मान सिंह और आजम खां से अकबर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और इन दोनों की उसने ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी बंद करने का मतलब है दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी, यानी इन दोनों से बहुत नाराज हुआ और इन दोनों की कुछ दिनों तक अकबर के दरबार में उपस्थित होने पर इन दोनों पर पाबंदी लगा दी। इन दोनों को मुगल दरबार में उपस्थित होने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई कुछ दिनों तक। बाद में फिर वापस से चालू हो गए जाना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक राजस्थान के बहुत ही वीर और प्रतापी शासक थे। ये वही समय था जब एक तरफ राजस्थान के या भारत के बहुत सारे शक्तिशाली राजा अकबर से डरकर या अकबर की शक्ति से प्रभावित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। अकबर के साथ बहुत सारे राजपूत शासक वैवाहिक संबंध बना रहे थे और उसके अधीन हो रहे थे। ऐसे कठिन समय में भी महाराणा प्रताप ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर से बिल्कुल भी डर नहीं था, अकबर से वो बिल्कुल भी नहीं डरे और बिल्कुल अलग होकर अपने स्वातंत्र प्रेम और मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाया और अपनी मातृभूमि को मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। तो ये महाराणा प्रताप का एक बहुत ही सराहनीय कार्य था कि जब एक तरफ मुगल सैनिक वैवाहिक संबंध और अकबर से के अधीन हो रहे थे, उस ऐसे कठिन समय में भी महाराणा प्रताप ने अकबर